2013 में दिल्ली में एक नई पार्टी ने जन्म लिया था जिसने 28 सीट जीतकर कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया था। वो पार्टी 2015 में एक बार फिर से इतिहास दोहराती है और विधानसभा चुनावों में 67 सीटें जीतती हैं। फिर दौर आता है 2017 का। 2017 में उस पार्टी को एमसीडी में करारी हार का सामना करना पड़ता है। लगता है कि पार्टी अब समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर आता है 2020 में होते हैं विधानसभा चुनाव। एक बार फिर से वो पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती है, 62 सीटों पर जीत दर्ज करती है। अब एक बार फिर से उस पार्टी की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा उस मैदान में है जिस मैदान को फतह करने की बात वो बार बार दोहराता है। चुनाव छोटा है लेकिन इसके परिणाम बड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव बताएगा कि क्या आम आदमी पार्टी का अपना कोई वोट बैंक है या नहीं। क्या कांग्रेस का वोट शिफ्ट होना ही आम आदमी पार्टी की जीत की गारंटी है, या पार्टी को अपने कार्यों पर भी वोट मिलेंगे। अभी तक जो रुझान नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा, बसपा, अन्य दलों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पे जो सफ़ेद और नीले पोस्टर्स हैं जिन पे लिखा हुआ है कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल, उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि एमसीडी में शायद इस बार खेला हो सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। शिक्षाविद हैं, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल या इस पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं। विनोद कुमार यादव इनका नाम है। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की है। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले बहुत धन्यवाद जी। पहला तो यही सवाल पूछूंगा मैं आपसे, लंबा राजनीतिक अनुभव, चुनाव भी लड़ चुके हैं। पीछे कभी हाथी हुआ करता था, अब हाथी की जगह झाड़ू ने ले ली है। अच्छी बात यह है कि रंग अभी भी नीला ही है। क्यों? देखिए, नीला रंग तो आप समझ सकते हैं भारत देश का भी प्रतीक है। मतलब बिल्कुल। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं बसपा में था तो भी भारत के रंग पे ही था। हाँ। और आज आम आदमी में तो भी भारत के रंग पे ही हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो जनसेवा का है जी। और जनसेवा करने के लिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं है। यहाँ पर हम रहकर लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि 2013 से बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका उज्जवल भविष्य है। माननीय केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों के काम सुधारे हैं। उन्होंने एक जन जन में अपनी एक छवि बनाई है। जन जन को उन्होंने अपना समझा, एक परिवार समझा है। और इस परिवार के, जैसा कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से लोग टूट के इसमें वोट शिफ्ट हुआ है, अब इनका अपना वोट हो गया है। पहले कांग्रेस पार्टी का वोट शिफ्ट हुआ था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के अलावा भी अपना वोट है। 1% वोट ऑफ परसेंट इनका अपना खुद का है। और ये पार्टी धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगी। और निश्चित तौर से जो केजरीवाल जी के काम हैं मुख्यमंत्री जी के, वो उनको एक दिन प्रधानमंत्री के पद तक अवश्य लेके जाएंगे, ऐसी मेरा मानना है। इस बार जन्मदिन पे हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल के कई समर्थकों ने उनको बधाई देते हुए भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री की बात की। चलिए, अच्छी बात है, राजनीति संभावनाओं की जगह है और इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो अब एमसीडी में भी केजरीवाल क्यों? मेयर बनाएंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री हटा के उन्हें, या पार्टी का अपना भी कोई सिंबल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चेहरा जरूर होता है जिसके दम पर, जिसके विश्वास पे लोग वोट करते हैं। तो केजरीवाल जी को लोगों ने दिल्ली में अपना लिया है। अब जो भी हम घर में भी कोई काम करते हैं तो काम चाहे बेटा करे, पिता करे, भाई करे, लेकिन हमेशा वो मुखिया के नेतृत्व में होता है। तो हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय केजरीवाल जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। तो उनका नाम हमेशा रहेगा। और जब भी सरकार बनेगी हमारी, जैसे ही, तो मेयर भी चुने जाएंगे इसी पार्टी से। मेयर अरविंद केजरीवाल तो नहीं होंगे ना? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कैसे मेयर होंगे? ठीक है। हाँ। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। पुरानी बात दोहराऊंगा। आपने कहा कि ये पार्टी 2013 से चढ़ती ही आ रही है। चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। जी जी। तो आप भी चढ़ते सूरज को सलाम करने के लिए आए हैं या कोई और मंशा है? देखिए, जैसा कि आपने बैठते ही पहले ही बताया कि मैंने बसपा में भी किया, बसपा से भी मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भी मैंने चुनाव लड़ा। मेरा मकसद थोड़ा हटके है, जो अभी शायद मेरे भाइयों को, साथियों को, मेरे मतदाताओं को
अभी मैं समझा नहीं पाया ढंग से। मेरा जो उद्देश्य है वो पार्टी बदलना या इस तरह से चढ़ते सूरज को सलाम करना, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जन जन तक जाके उनकी सेवा करना, और वो सेवा करने का मैंने कांग्रेस में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम वो काम जो लोगों के लिए करना चाहते हैं जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में हमने ऐसा महसूस किया कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो आम आदमी पार्टी कर रही है, और आम आदमी पार्टी करे तो मुझे लगा कि मेरे जो सोच है वो आम आदमी पार्टी से मिलती है, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सही प्लेटफॉर्म ये है और मुझे इसमें जाना चाहिए। यहाँ पर मैं लोगों की अच्छे से सेवा कर पाऊँगा, निस्वार्थ सेवा कर पाऊँगा, इसी भाव से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। विनोद जी, आप शिक्षाविद हैं, पास में ही आपका स्कूल है, और इस स्कूल को अगर मैं इस स्कूल की परिभाषा बताऊं तो मैं कहूंगा कि आसपास की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के बच्चे हैं वो इन स्कूलों में आते हैं। लगातार दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में हम देखते हैं कि एक रिफ्ट मचा हुआ है, जंग है एक तरीके की। आप अभी थोड़ी देर के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये समझ लीजिए, और तब मुझे बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के स्तर में कोई बढ़ोतरी की है? मैं एक बिल्कुल निष्पक्ष एक अभिभावक बन के आज आपसे बात कर रहा हूं अभी, जैसा कि सिर्फ आपने एक सवाल कहा के भी। लिए। ये आप किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आप जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो आप देखिए टॉयलेट में टॉयलेट सीट नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बदबू रहती थी, जो रूम्स थे साफ नहीं थे, इवन क्लास रूम्स के अंदर भी पूरा बहुत गंदगी रहती थी। आज की तारीख में आप देखेंगे तो आपको वो स्कूल जैसे लगेंगे, और पब्लिक स्कूलों को इसका बहुत खामियाजा भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों में स्ट्रेंथ घटी है, सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये अपने आप में बयान करता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, माननीय सिसोदिया जी ने, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उन पर ध्यान दिया है शिक्षा पर, और शिक्षा में स्कूलों की दशा और दिशा बदली है, और पब्लिक स्कूलों से बेहतर अब हमारे सरकारी स्कूल बनते जा रहे हैं। ये सारी बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। टीचिंग पैटर्न में कोई बदलाव आया है? देखिए सर, टीचर्स तो पहले भी सरकारी स्कूल के बेहतरीन होते थे, एक प्रक्रिया से वो गुजर के आते हैं, लेकिन क्या था कि पहले टीचर्स पर अंकुश नहीं था, उन पर कोई प्रशासनिक दबाव नहीं था। अब जब से हमारे उप मुख्यमंत्री जी को शिक्षा का जिम्मेदारी दी गई है, वो औचक निरीक्षण करते हैं, कभी किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं, कभी किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं। इससे एक स्टाफ के अंदर एक भय का माहौल हो गया कि कभी भी हमारे ऊपर जांच हो सकती है, तो समय से स्कूल आते हैं, समय से जाते हैं। योग्य टीचर तो पहले भी थे, वो आज भी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां उनको अब समझ में आ गई हैं और वो उसको अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। अब आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाइए, अगला सवाल उसी पे। आमतौर पे चुनावों में हम देखते हैं कि नेताओं की बाढ़ आ जाती है। आपके वार्ड में भी खूब सारे नेता हैं, युवा नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना ही होता है। आपका उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना, और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या आप इधर उधर फिर जा सकते हैं, उसकी भी संभावना है? जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मैं जो संभावनाएं अभी तक ढूंढता आ रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो मात्र जन सेवा करना है। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, निश्चित तौर से वो एक योग्य उम्मीदवार को ही टिकट देगी। तो इस पार्टी में मुझे ये भी विश्वास है कि अगर मुझे भी टिकट नहीं मिलता है तो जिसको भी टिकट मिलेगा वो एक योग्य उम्मीदवार होगा। मैं उसका आज आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल तन से, मन से, धन से उसका साथ दूंगा, और उसको कोशिश करूंगा कि वो यहाँ सर जाके सिविक सेंटर में बैठे। चलिए, अंतिम सवाल के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त करेंगे। अब तो लगातार मुलाकातें होती रहेंगी। यहाँ से फिलहाल तत्काल में निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी की है सुषमा रविंद्र गोदारा। एक तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब कोई फीमेल कैंडिडेट चुना जाए या चुनी जाए और उसमें बीच में उनके हस्बैंड का नाम हो, कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व को कमज़ोर करता है। आपके अलग मायने हो सकते हैं, किसी के भी अलग मायने हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्या उनके द्वारा आपके इलाके में कुछ बेहतरी का कार्य किया गया? आप
समझ सकते हैं कि आज पूरे दिल्ली के अंदर, बल्कि तीनों निगमों के अंदर एक ही आवाज़ है। आप बहुत इंटरव्यू करते होंगे, पूरे दिल्ली के अंदर आप घूमते होंगे, आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली के जन जन में एक आवाज़ है कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार। तो ये अगर अच्छे काम सिर्फ सुषमा गोदारा नहीं, अगर और भी लोगों ने किए होते तो आज ये आवाज़ नहीं आती। 15 साल से दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता बीजेपी को एमसीडी में चुनती आ रही है, लेकिन इस बार बहुत परेशान है। कल ही हम प्रदर्शन में थे, एक नोवेल्टी सिनेमा की बिक्री का मामला आया है। 200 करोड़ रुपए की ज़मीन या उससे भी ज़्यादा की ज़मीन 34 करोड़ रुपए मात्र में बीजेपी ने अपने ही किसी चाहने वाले को दे दी है। तो अब उनको समझ में आ गया है कि अब वो सिर्फ चोरी नहीं, डाके पे आमादा हो गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अगले साल वो नहीं आ रहे हैं, तो चोरी के बजाय डाका मारना शुरू कर दिया है। तो सारी दिल्ली का एक जैसा हाल है, उसमें सुषमा गोदारा भी का भी वही हाल है, और दिल्ली में इस बार आम आदमी की सरकार आ रही है, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तैयारियां अनौपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, उसको भी उसी के मद्देनज़र देखा जा रहा है। 15 साल बाद क्या एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी कर पाएगी, या 2017 की हार को भुलाकर केजरीवाल नया मुकाम हासिल कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सारी जानकारियां नेशन लाइव अब तक पहुंचाता रहेगा। एक एक करके आपको कैंडिडेट से भी हम मिलवाते रहेंगे। आपके इलाके की समस्याओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।